2026 को लेकर के तो अलग-अलग स्पेक्युलेशंस भी है। मैंने सुना है कि बहुत कुछ युद्ध बढ़ने वाला है या थर्ड वर्ल्ड वॉर तक की न्यूज़ जो है वो भी मैंने सुनी है। ऐसा कुछ दिखता है? वर्ल्ड वॉर तो अभी चल ही रहा है। लगभग समझ लीजिए कि 50% वर्ल्ड इस समय के अंदर में युद्ध के अंदर में है। और जिस समय वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय भी इतनी ही स्थिति थी, इसको आप थर्ड वर्ल्ड वॉर ही बोल सकते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर में इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगा। भारत की तरफ में सब मुंह करेंगे, जो भारत को कहा जाता था कि हम सोने की चिड़िया बनाने के। ये हिंदू धर्म में, क्योंकि हम तो तिथियों के हिसाब से चलते हैं, ऐसे में कितना सही है या कितना सटीक प्रेडिक्शंस हो पाती हैं जब हम इंग्लिश कैलेंडर को देखते हैं? तो ज्योग्राफिकल, क्लाइमेटिकल और अंतरिक्ष के अंदर में जो ऊर्जा निकलती है उस हिसाब से हिंदू कैलेंडर ज़्यादा एक्यूरेट है। इंग्लिश कैलेंडर जो होता है वो प्रशासनिक कार्यों के हिसाब से, ऑफिस के कार्यों के हिसाब से बहुत सुविधाजनक होता है। पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। और आजकल तो लोग एफर्मेशंस फॉलो करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं अलग अलग चीज़ें। तो क्या पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए पहले दिन की अगर हम बात करें तो? 3 महीने तक सूर्य को रोज जल चढ़ा देता है तो उसकी जितनी भी इच्छाएं उसकी पूरी हो जाएंगी। अच्छा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सूर्य के साल के अंदर में यदि आप सूर्य को मना लेते हैं तो आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। 2026 में भारत का एक जो वर्चस्व है वो और ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। अच्छा। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। यूरोपियन कंट्री के साथ में इसके रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। यूरोपियन कंट्री सब भारत की तरफ में देखेंगे कि हमारे फ्री ट्रेड हो जाए, जैसा कि होने लग गया है। पूजा स्थान बनाना है तो घर में कौन सी जगह पर लगाना है, सो दैट उतनी पॉजिटिविटी आए। मैं इस चीज़ के विरोध में हूँ कि घर के अंदर में पूजा स्थान होना चाहिए, उपासना होनी चाहिए, पूजा स्थान नहीं होना चाहिए। कारण कि घर के अंदर में यदि पूजा स्थान होता है तो 16 तरह के अक्षम्य अपराध लगते हैं। फेंगशुई के ऊपर, क्योंकि कई बार फेंगशुई और वास्तु को कंपेयर किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है फेंगशुई का? वो वहाँ के चाइनीज़ लोग उनको पहले उनको नहीं पता था कि भाई हम जो लोग गुजर जाते हैं, जो लोग मर जाते हैं, उनकी क्रियाक्रम हम कैसे करें। तो फेंगशुई मूल ये है कि अपने पुरखों को द टाइम्स मंत्रा के साथ आप जुड़े रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आप लगातार हमसे जुड़े रहते हैं। जब भी कोई नया वीडियो आपके पास आता है तो नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता है। हमारे साथ मनोज जैन जी हैं जो कि होलिस्टिक कोच हैं। सर, सबसे पहले तो वार्म वेलकम। थैंक यू जी। 2026, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, अलग अलग तरीके से आप देखते हैं कि भाई आने वाले टाइम में क्या कुछ होने वाला है। तो 2026 क्या कुछ लेकर के आ रहा हूँ? देखिए, सबसे पहले तो आने वाले इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आने वाले नए साल के लिए सबको शुभकामनाएं। हमारा नया साल लगभग मार्च अप्रैल में शुरू होता है। तो ठीक है, हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ही बातचीत करते हैं। 2026 का जो साल आएगा बहुत ही बेहतरीन साल होगा भारत के लिए। थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ ज़रूर होती हैं, हर एक साल के अंदर में होती हैं, तो कहने वाली बातें होती हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन साल आएगा। आर्थिक रूप से हम बहुत आगे जाएंगे, बहुत ज़्यादा। रक्षा क्षेत्र में हम बहुत उन्नति करेंगे और सबसे ज़्यादा जिस चीज क्षेत्र के अंदर में हम उन्नति करेंगे वो है जैसे इसरो। जो हमारा इसरो है ये बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा, कोई बहुत बड़ी नई कामयाबी सामने लेकर आएगा। अच्छा, तो आपने कहा मनी सेक्टर में या फाइनेंस सेक्टर में आगे ग्रो करेगा। वैसे हम डिटेल में बात करेंगे, अलग-अलग राशियों के ऊपर भी मैं आपसे पूछूँगी, क्योंकि लोग इंडिविजुअली अपने आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन ओवरव्यू की हम बात करें, आपने कहा इसरो सेक्टर या ऐसी जगहों पे, ख़ास तौर पे डिफेंस सेक्टर, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा आगे बढ़ेगा देश। लेकिन 2026 को लेकर के तो अलग-अलग स्पेक्युलेशंस भी है। मैंने सुना है कि बहुत कुछ युद्ध बढ़ने वाला है या थर्ड वर्ल्ड वॉर तक की न्यूज़ जो है वो भी मैंने सुनी है। ऐसा कुछ दिखता है? नहीं, ऐसा है कि पिछले सालों से है ना सनसनीखेज बातें आती रहती हैं। वर्ल्ड वॉर तो अभी चल ही रहा है। लगभग समझ लीजिए कि 50% वर्ल्ड इस समय के अंदर में युद्ध के अंदर में है। और जिस समय वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय भी इतनी ही स्थिति थी, जिसको आप थर्ड वर्ल्ड वॉर ही बोल सकते हैं। कि यूरोप पूरा इसके अंदर में घुसा हुआ है इनडायरेक्टली। इधर में साउथ ईस्ट एशिया डिस्टर्ब है, उधर में अमेरिका डिस्टर्ब है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थोड़ी डिस्टर्ब हैं, रसिया इधर में डिस्टर्ब है, सब लोग घुसे हुए हैं। तो ये एक तरीके से थर्ड वर्ल्ड वॉर की ही स्थिति है। इस थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति के अंदर में भारत को बहुत फायदा हो रहा है। भारत अपनी जो स्थिर सरकार की वजह से
भारत जो अपनी नीति निर्धारण जो कुछ कर रहा है उससे उसकी आर्थिक प्रगति बहुत ज़्यादा हो रही है। विदेशों के अंदर में, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर में इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगा, भारत की तरफ में सब मुंह करेंगे। जो भारत को कहा जाता था कि हम सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, उस दिशा के अंदर में अग्रसर होगा। अच्छा। लेकिन आपने शुरुआत में एक चीज़ कही थी कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ज़ाहिर-सी बात है कि ये जो नववर्ष है, ये हिंदू धर्म में, क्योंकि हम तो तिथियों के हिसाब से चलते हैं। ऐसे में कितना सही है या कितना सटीक प्रेडिक्शंस हो पाती हैं जब हम इंग्लिश कैलेंडर को देखते हैं देखिए, तो? मैं आपको बताता हूँ, सामान्य सी बात है, इंग्लिश कैलेंडर सूर्य के हिसाब से चलता है और हिंदी कैलेंडर सूर्य और चंद्रमा दोनों की गणना के हिसाब से चलता है। तो ज्योग्राफिकल, क्लाइमेटिकल और अंतरिक्ष के अंदर में जो ऊर्जा निकलती है, उस हिसाब से हिंदू कैलेंडर ज़्यादा एक्यूरेट है। इंग्लिश कैलेंडर जो होता है वो प्रशासनिक कार्यों के हिसाब से, ऑफिस के कार्यों के हिसाब से बहुत सुविधाजनक होता है। तो एक मैं ये कहूँगा कि एक आम आदमी को हिंदू कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर दोनों को मिक्सचर करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब, शादी करनी है तो हिंदू कैलेंडर से देखिए, कोई बहुत बड़े रिचुअल्स में जाना है तो हिंदू कैलेंडर से देखिए, लेकिन ऑफिस का वर्क करना है या कोई एडमिनिस्ट्रेशन काम करना है तब इंग्लिश कैलेंडर को यूज़ कीजिए। अच्छा। क्योंकि हम यहाँ से अभी पहले दिन से शुरुआत करते हैं, यानी कि हर कोई अलग-अलग रेज़ोल्यूशंस लेता है, अलग-अलग प्रण लेता है ना कि मैं पहला जनवरी है, 1st ऑफ जनवरी है तो ये करूँगा, ये करूँगी। ऐसे में एक लूप में लोग फँस जाते हैं। कई बार रेज़ोल्यूशंस पहले दिन लेते तो हैं साल की शुरुआत में, लेकिन उसे पूरा कंटिन्यूटी में नहीं कर पाते, कंसिस्टेंट उसमें नहीं रह पाते। लेकिन क्या पॉज़िटिव माइंडसेट होना चाहिए? और आजकल तो लोग अफ़र्मेशंस फ़ॉलो करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं अलग-अलग चीज़ें। तो क्या पॉज़िटिव माइंडसेट होना चाहिए पहले दिन की अगर हम बात करें तो? देखिए, पहले दिन माइंडसेट शहरों के हिसाब से यदि बातचीत करूं, 31st की नाइट को लोग बाग पार्टियां ज़्यादा करेंगे, तो पहले दिन उठेंगे कहाँ से जल्दी से? सूर्य का साल रहेगा, ये सूर्य का कहा जाएगा, मंगल की महादशा चल रही है, सूर्य का साल माना जाएगा। तो आदमी को तो उठना सबसे पहले जल्दी चाहिए, सूर्य के दर्शन करने चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। यदि वो, मेरी कैलकुलेशन से, यदि 3 महीने तक सूर्य को रोज जल चढ़ा देता है तो उसकी जितनी भी इच्छाएं उसकी पूरी हो जाएंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सूर्य के साल के अंदर में यदि आप सूर्य को मना लेते हैं तो आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन होना बहुत मुश्किल होता है। हम एक बार जोश के अंदर में कर तो लेते हैं कि हमको ये करना है, वो करना है, वो करना है। हर दिन ही हमारे लिए नया साल होता है, हर एक दिन हमारे लिए नया साल होता है। पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नया साल तो वो होगा जिस दिन उसका जन्मदिन होता है, वो उसका नया साल होता है। ये तो एक सुविधाजनक बात है कि पूरे, जैसे कार्यों के लिए एक हमारा नया साल अलग है, अदरवाइज तो आपका नया साल तो जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन से होना चाहिए। लेकिन ज़रूर लेना चाहिए, सब लोग लेते हैं तो आपको भी लेना चाहिए, हम सबको लेना चाहिए कि हमको नए साल के अंदर में ये काम करने हैं, इस तरीके से रहना है। और आजकल जिस तरीके से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज़्यादा हैं, तो 2026 का साल सबसे अच्छा रहेगा यदि कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत हो जाए तो उसको बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा। सर, मैं यहाँ पे अलग-अलग सेक्टर्स की भी बात करूँगी, ख़ास तौर पे क्योंकि हम 2026 को, जैसे अलग-अलग साल में अलग-अलग प्रेडिक्शंस की जाती हैं, 2026 को लेकर के देशों के साथ कैसे संबंध होंगे? देखिए, देशों के साथ में ये कहूँ तो साउथ ईस्ट एशिया जो हमारा भाग है, ये बहुत डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन सितंबर अक्टूबर आते आते बांग्लादेश वगैरह के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, पहले की तुलना में अच्छे हो जाएंगे। इसके पहले बहुत कुछ हो सकता है। अभी तो बांग्लादेश के साथ हाँ, बहुत बुरे हालात चल हाँ, रहे हैं। हाँ। बांग्लादेश में बहुत बुरे हालात चल रहे हाँ, हैं। हाँ। बांग्लादेश के साथ में हमारे कोई बुरे हालात नहीं है, हम सतर्क हैं। लेकिन अलग-अलग स्पेक्युलेशंस हैं तो वो हाँ। हर एक कंट्री अपने आप को बचाने के लिए किसी न किसी की, और भारत को इस मामले के अंदर में सॉफ्ट टारगेट कर दिया जाता है, जो कुछ कारण कि भारत अभी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। खाली बांग्लादेश के अंदर में बांग्लादेश की वजह से नहीं है, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। अमेरिका का डीप स्टेट चाहता है, चाइना चाहता है कि भारत थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, कारण कि इतनी ज़्यादा मजबूत स्थिति में भारत को कोई नहीं देखना चाहता। ठीक है, यानी कि 2026 में भारत का एक जो वर्चस्व है वो वो और बढ़ेगा। ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, अच्छा। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। यूरोपियन कंट्री के साथ में इसके रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। यूरोपियन कंट्री सब भारत की तरफ में देखेंगे कि हमारे फ्री ट्रेड हो जाए, जैसा कि होने लग गए हैं। और अमेरिका के साथ में जो समझौता हमारा एग्रीमेंट होने वाला है वो मार्च के पहले पहले हो जाएगा और भारत के फेवर में होगा।
तो सर आपने भारत की कुंडली भी देखी होगी, ऐसे में भारत की इकोनॉमी को लेकर के एक बड़ा सवाल हमेशा से रहता ही है। तो भारत की इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी और ख़ास तौर पे जो फ़ाइनेंस सेक्टर है वो कैसे ग्रो करेगा? एक लाइन में यदि मैं कहूँ तो दिन दुगना रात चौगुना। अच्छा। हाँ, भारत की आर्थिक प्रगति अभी बहुत आगे बढ़ेगी। आप 2026 की बात मत कीजिए, 2027, 2028 थोड़ा बहुत बीच में डिस्टर्बेंस आ जाता है, हल्की-फुल्की बातें होती हैं, लेकिन लगातार प्रगति। वेस्टर्न कंट्री के अंदर में जहाँ पे इकोनॉमिकल बातें होती हैं कि वेस्टर्न कंट्री यदि डिस्टर्ब है, तो इसका मतलब इकोनॉमिक रिसेशन आ गया। भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत लगातार प्रगति की तरफ में जाएगा। सारे के सारे जो लोग आर्थिक मंदी के दौर में फंसे हुई जो कंट्रियां हैं वो सब भारत के पास में आएंगी कि हमें बचा लो। सोना अपने उच्चतम स्तर पे भागेगा, चांदी भी बहुत तेज भागेगी, चाँदी तो सारी धातुएं भागेंगी। तो ये तो अपने आप में एक अच्छी खबर हो गई। लगातार अच्छी खबर है, कोई बुरी खबर नहीं है। अच्छा। अगर आपने आपने कहा स्वास्थ्य जो क्षेत्र है वो अपने आप में तरक्की करेगा। अगर इंडिविजुअली भी किसी को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि वो भई अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत कंसर्न है तो 2026 उसके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा रह सकता है यदि हाँ। वो सावधानी रखे। जी, स्वास्थ्य सेक्टर जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा 2026 में? हेल्थ सेक्टर? हेल्थ सेक्टर हेल्थ सेक्टर शायद मेरे अपने हिसाब से 2026 और 27 मार्च तक के अंदर में नंबर 1 की पोजीशन पकड़ लेगा। अच्छा। देखिएगा इस समय के अंदर में क्या होगा कि लोग बाग पुरानी तरफ में वापस जाएंगे। जैसे हमारे जो पुरानी परंपरागत चीज़ें जो होती हैं, जैसे आजकल देख रही हैं ऑर्गेनिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया है कि हमको लोग बाग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति मतलब अच्छा भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत अच्छा। ये रहेगा। ठीक है। सर अब बाकी हमने देश की बात कर ली। आगे मैं मोदी जी की कुंडली पर भी आपसे कुछ सवाल चाहूँगी लेकिन यहाँ पे हम इंडिविजुअल चार्ट की बात करते हैं। मेष राशि से लेकर मीन राशि 12 राशियाँ जो हैं इस पर हम इंडिविजुअली बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों के लिए 2026 कैसा है? मिला जुला रहेगा, अच्छा, मिला जुला साल साढ़े साती का भी प्रभाव है? थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन साढ़े साथी से डरने की कोई जरूरत होती नहीं है। शनि को सिर्फ मनाने की जरूरत होती है। शनि को आप खुश कर दीजिए, वो खुश हो जाता तो मैं चाहूँगी आप कुछ ऐसी रेमेडी भी ज़रूर दें जो कि अगर है। देखिए 2026 कि की मूल शुरुआत में मैं कर सकें। देखिए टफ हो जाता है कि 12 राशियों के लिए इतना ये करना, लेकिन मूल यदि मैं बात कहूँ आपको, सारी राशियों का यदि मिला जुला हम यदि एक एडजस्टमेंट करते हैं, सही तरीके से संतुलन बना के यदि कहते हैं, तो यदि इस साल के अंदर में 2026 2027 अप टू मार्च तक के अंदर में यदि कोई व्यक्ति गाय को गुड़ और घास खिलाता रहे, हरी मतलब उनका चारा जिसको हम बोलते हैं, चारा यदि खिलाता रहे, तो उसका साल किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं हो सकता। उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी। रविवार को गुड़ खिला दे, रविवार और मंगलवार, रविवार मंगलवार और गुरुवार, इन 3 दिनों के अंदर में रविवार को तो गुड़ जरूर खिलाना चाहिए, मंगलवार को भी गुड़ खिला सकता है, और थर्सडे को हरी घास खिला दे। अ, मतलब ये मेरा चैलेंज है कि किसी का भी साल, चाहे जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल गणनाएं उसके अनफेवर में होंगी या किसी ने कुछ कह दिया होगा उसको, देखिए होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसका वो साल बहुत बेहतर हो जाएगा। यदि 2 महीने तक यदि किसी ने ये काम कर लिया तो उसका वो साल बहुत बेहतर हो जाएगा। जी, वृषभ राशि वाले लोगों की बात बहुत अच्छा साल रहेगा, बहुत ही शानदार साल रहेगा। जी। ये वृषभ राशि वालों के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। हुँ, और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए? मिथुन राशि का भी अच्छा साल है ये। मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा साल है, बहुत बेहतरीन साल रहेगा उनके लिए। विदेशों की यात्राएं ज़्यादा हो सकती हैं। और कुछ रेमेडी अगर आप देना चाहें तो, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए? मिथुन राशि वालों के लिए यह है कि बुधवार को हरी घास खिलाएं गायों को, पीपल के पेड़ की बहुत सेवा करें। अच्छा, और कर्क राशि और सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा देखिए रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन साल रह सकता है ये। कर्क राशि वाले थोड़े बहुत बेचैन हो सकते हैं, थोड़ी बहुत बेचैनी वगैरह हो सकती है, तो घर में नमक के पानी का पोंछा ज़्यादा लगा लें, हुँ, जी। और घर के अंदर में आपको मैं ये कहूँ ब्लैक कलर का इस्तेमाल हुँ, कम करें हुँ, कर्क राशि वाले, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। जी। कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा?
कन्या राशि वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनके अधूरे काम पूरे होंगे, उनकी मनचाही चीज़ें पूरी होंगी। कन्या राशि वालों में जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, मतलब बहुत दिनों से अटकी हुई हैं, पूरी हो जाएंगी। ऐसे में सर आगे की 6 राशियाँ, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के लिए कैसा रहेगा साल? देखिए तुला के लिए भी बहुत अच्छा साल है, वृश्चिक के लिए भी बहुत अच्छा, धनु के लिए थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों? अलग अलग वो ग्रहों की संरचनाओं की वजह से कौन सा ग्रह किसके साथ में है, तो वो फिर बहुत विस्तृत चर्चा है जिसको लेके हम अलग से बातचीत कर सकते हैं। और धनु के बाद में मकर है, मकर राशि वालों की भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिला के जब क्या होता है, जब किसी देश की कुंडली बहुत अच्छी बन जाती है ना, तो उसमें रहने वाले सभी लोगों की दिशा और दशाएं दोनों अच्छी हो जाती हैं। अच्छा। हम्म तो 2 3 4 राशियां जिनके लिए थोड़ा बहुत मिला जुला रह सकता है, बाद बाकी राशियां बहुत अच्छी हैं, अच्छी रहेंगी। बहुत अच्छी हैं। ऐसे में सर एम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या भी है कहीं न कहीं पे भारत जैसे देश में। एम्प्लॉयमेंट को लेकर के क्या प्रेडिक्शन है आपकी? देखिए, नौकरियाँ मिलेंगी लोगों को, नौकरियाँ बढ़ेंगी? नहीं, नेचुरली भारत बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, तो नौकरियों की कोई कमी नहीं रहेगी। अभी भी काम की कमी नहीं है। लोग बाग मतलब मेरे समझ में नहीं आता है अनएम्प्लॉयमेंट को लेके लोग बाग इस तरीके से क्यों बात करते हैं। अच्छे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को डर लगता है कि एआई आने की वजह से हमारी नौकरी चली जाएगी, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है, विस्तृत हो जाएगा। भारत का आकार प्रकार बहुत बढ़ेगा। आकार प्रकार बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी देश के ऊपर में अटैक करके हम उसको अपने तरफ में ले लेंगे। विश्व के अंदर में भारत का प्रभुत्व बढ़ता चला जाएगा, तो यहाँ से लोग बग जाएंगे ना वहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है। भारत के ब्रेन की जरूरत है। क्योंकि आप वास्तु विशेषज्ञ भी हैं, तो ऐसे में 2026 क्योंकि जब भी कोई नया साल आता है तो हम कुछ चीज़ें अपने घर में से भी जैसे दीपावली वाले समय पर करते हैं, तो नए साल पे भी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें बाहर निकालनी है, क्लटर बाहर निकालना है, कुछ नया लेकर के आना है, घर को थोड़ा सजाना है। ऐसे में वास्तु के हिसाब से क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, वास्तु का मूल मतलब मैं आपको बता देता हूँ। वास्तु का मतलब होता है एक ऐसा घर जहाँ पे आदमी सुख शांति और प्रेम पूर्वक रह सके। इस नए साल के अंदर में यदि आप घर के अंदर में तुलसी का पौधा लेकर आ जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। घर में पुरानी चीज़ें, कटलरी वगैरह जितनी भी पुरानी चीज़ें, क्लचर वगैरह जितनी पुरानी चीज़ें, उसको यदि हटा देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। नमक के पानी का पोंछा लगातार कराते रहिए, तो घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएंगी। और विशेष तौर पे इस साल के अंदर में घर के अंदर में 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि पानी का बहना रोकें। अच्छा। बहुत बार ऐसा होता है, कोई नल खराब हो गया, कहीं कुछ हो गया, पानी जिस घर में ज़्यादा पानी बहेगा उस घर में खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके। तो इन सब और चीज़ों हर चीज़ की, हर एक तत्व की एक दिशा बताई गई है। जैसे पानी की एक दिशा है, अग्नि की एक दिशा है। ऐसे में घर में अगर मान लीजिए कि कोई नया घर बना रहा है, नए साल पे लोग घर भी अपना नए बनाते हैं, घर में शिफ्टिंग करते हैं। ऐसे में कुछ ऐसी टिप्स मैं आपसे चाहूँगी कि मान लीजिए वाटर टैप लगाना है तो कौन-सी डायरेक्शन में लगाना है, पूजा स्थान बनाना है तो घर में कौन-सी जगह पे लगाना है सो दैट उतनी पॉजिटिविटी आए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा है ना, थोड़ी सी अलग सी बातें हैं। मैं इस चीज़ के विरोध में हूँ कि घर के अंदर में पूजा स्थान होना चाहिए, उपासना होनी चाहिए, पूजा स्थान नहीं होना चाहिए। कारण कि घर के अंदर में यदि पूजा स्थान होता है तो 16 तरह के अक्षम्य अपराध लगते हैं। फिर भी लोग बाग घर के अंदर में पूजा पूजा स्थान रखते हैं। बहुत से कारण होते हैं, अपनी श्रद्धा होती है। तो पूजा स्थान यदि आप रखते भी हैं तो उसको ध्यान रखिए वो बाथरूम के बगल में नहीं हो। बाथरूम का बहुत से शहरों के अंदर में बाथरूम का गेट, पूजा का गेट, किचन का गेट सब अगल एक दीवार होती है, सॉरी एक दीवार होती है। उससे बहुत ज़्यादा साधना हो जाती है। आपका घर चाहे जितना भी परफेक्ट हो, पूरा घर बिगड़ जाता है। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। पहली बात तो ये है कि घर के अंदर में पूजा रखते ही हुँ। आपके घर के अंदर में नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों सर? देखिए, ऐसा है कि 16 तरह के अक्षम्य अपराध हैं। घर के जैसे जो मंदिर होता है, घर के अंदर पूजा स्थान मतलब मंदिर हो गया। मंदिर के 500 मीटर के एरिया के अंदर में थूकना तक भी वर्जित होता है। फिर घर के अंदर में लेडीज भी रहती हैं, 10 तरह की उनको प्रॉब्लम भी होती है। तो मंदिर तो उस समय लेडीज भी नहीं जा सकती हैं। तो घर के समझ लीजिए मंदिर के ठीक गेट के सामने से इधर उधर घूम रही होती हैं।
जहाँ पे थूकना तक वर्जित है, उसके बगल में किचन होता है, तो किचन के अंदर लेकिन सर हम तो माँ देवी की उपासना करते हैं, माँ कामाख्या की पूजा की जाते हैं, जहाँ तो माँ को मासिक धर्म आता है। नहीं, वो पूजा अलग है, वो तंत्र की पूजा है, तो वो उसको आप घर में नहीं रख सकते ना, अच्छा। उनको आप घर में नहीं रख सकते ना। वो पूजा का विधान अलग है, मैं यही बात आपको कह रहा हूँ, वो विधान अलग है। फिर घर के अंदर में आप चढ़ावा चढ़ा देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, जागृत कर देते हैं। घर के मंदिर में कभी अगरबत्ती नहीं की जाती, किसी भी मंदिर में अगरबत्ती नहीं की जाती, अच्छा। क्योंकि हम अगरबत्ती करते हैं। और लेकिन इसका क्या लॉजिक है कि घर में अगरबत्ती नहीं होनी चाहिए? हमारे हमारे शास्त्रों के अनुसार अगरबत्ती का कंसेप्ट तो भी मतलब समझ लीजिए अंग्रेज आने के बाद से थोड़ा बहुत आया है। लुबान या गूगल वगैरह की जाती थी। अगरबत्ती के एक साइड के अंदर में ना बम्बू लगा हुआ होता बांस जो है, जिसे कहा जाता है। बांस कहा जाता है, सॉरी। तो जब हम उसको करते हैं किसी भी मंदिर में, आप देखेंगे किसी भी सिद्ध मंदिर में कभी भी किसी भगवान के सामने अगरबत्ती नहीं की जाती है। अगरबत्ती सिर्फ सुगंधित है, जहाँ से अगरबत्ती शुरू की जाती है वहीं पे ले जाके एंड कर दी जाती है, मंदिर के गेट के बाहर, मतलब जहाँ पे भगवान विराजमान है। मंदिर के गेट के अंदर में जहाँ पे भगवान विराजमान है, उनका अपना एक गेट होता है, उसके बाहर में अगरबत्ती कर दी जाती है ताकि सुगंधित वातावरण रहे। अगरबत्ती के अंदर में अलग अलग तरह के केमिकल होते हैं, मंदिर बहुत पवित्र होता है, उसमें वो सब केमिकल का यूज़ नहीं होता है। मंदिर के अंदर में सारी की सारी पवित्र चीज़ों का यूज़ होता है। लेकिन सर ऐसा और कहते जब हैं उसके कि अंदर में जब आप अगरबत्ती करते हैं तो वही बांस होता है, वो रोटेट करता है, सीधा आपके हार्ट पे असर करता है, सीधा आपके हार्ट पे असर करता है। और घर के अंदर में एक चीज़ मैं और बता दूं माफ कीजिए, जिस घर के अंदर में मंदिर मतलब भगवान की बहुत ज़्यादा फोटो में लगा देते हैं ना, यत्र तत्र सर्वत्र लगा देते हैं, आप समझ के चलिए उसके घर के अंदर में कलह तो होगी ही होगी। नहीं लेकिन घर में बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीरें तो वास्तु दोष बनाती हैं, लेकिन एक ऐसा स्थान जहाँ पे जो एक खास डायरेक्शन है भगवान की पूजा के लिए या घर में ऐसे मंदिर के लिए, ऐसी कोई ऐसी दिशा नहीं है वास्तु? देखिए वास्तु के वैसे भगवान का कोई स्थान नहीं, भगवान स्वत्र हैं। आप किसी भी दिशा में भगवान गजनी मान लीजिए कि नॉर्थ के अंदर में हम लोग नॉर्थ ईस्ट के अंदर में रखते हैं, तो उसके पीछे वजह है। वो हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात समझाई थी, उनको पहले से पता था कि नॉर्थ ईस्ट से सूर्य का आगमन होता है इस दिशा से। तो सूर्य की पहली पहली जो किरणें होती हैं बहुत ही समझ लीजिए स्वास्थ्यवर्धक किरणें होती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट यदि साफ सुथरा रहेगा तो किरणें एकदम पवित्र किरणें घर में घुसेंगी और सबका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो इस बात को समझाने के लिए उन्होंने ये बात कह दी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर में आप घर का मंदिर रखिए ताकि मंदिर साफ सुथरा रहेगा, जबकि साउथ के अंदर में साउथ में रखते हैं, बहुत सी जगह के अंदर वेस्ट में रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट जितना साफ सुथरा रहता है उतना अच्छा होता है घर के लिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि अलग-अलग जगहों पे कई जगह साउथ में भी रखते हैं मंदिर, कई जगह वेस्ट में, लेकिन वेस्ट तो टॉयलेट वगैरह बनाने की दिशा बताई गई। नहीं, ऐसा नहीं है, सब दिशाओं में सब चीजें होती है, ईस्ट में भी टॉयलेट बनते हैं, साउथ में भी टॉयलेट बनते हैं। तो लेकिन कौन से उसमें उन उसमें देखा। दिशाओं के अंदर में कौन सी पोजीशन है, हुँ। उन दिशाओं के अंदर में जैन मत के अंदर में तीर्थंकरों की फोटोएं या तीर्थंकरों का ये पश्चिम में रखा जाता है, वो पूरब की तरफ में देखते हैं। तो सर और जैसे मुस्लिम के वास्तु अंदर में की। मुस्लिम मत हुँ, का जो वास्तु है उसमें भी तो काबा तो पूरब पश्चिम में है। हुँ। वो तो तो लेकिन वास्तु का नियम कैसे निर्धारित होगा ऐसे में? देखिए वो दशा कि दिशा। किस चीज़ के लिए, किस तत्व के लिए कौन-सी दिशा है? देखिए जल तत्व के लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है, अग्नि तत्व के लिए साउथ ईस्ट बहुत अच्छा है, वायु तत्व के लिए नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छा है। सर कई बार वास्तु में ये कहा जाता है कि घर में ऐसी देवी-देवताओं की खास तौर पे जैसे नटराज की फ़ोटो हो गई, काल भैरव की तस्वीर हो गई, शनि की मूर्तियाँ नहीं रखी जाती। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? क्यों नहीं रखनी चाहिए? थोड़ी भयावह मूर्तियां होती हैं इसलिए नहीं रखते हैं उसको, क्योंकि घर के अंदर में आदमी सुख शांति चाहता है। इसलिए मैंने पहले कहा ना कि घर के अंदर मंदिर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन रखते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कुलदेवी को स्थापित कर लीजिए, कुलदेवी को रखिए, कुलदेवी की पूजा कीजिए। और इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत तो नहीं है। उससे ज़्यादा की यदि ज़रूरत आपको लगता है कि नहीं, आप बहुत भक्ति भाव वाले हैं, तो अपने घर के अंदर में आप हनुमान जी को विराजित कीजिए, रक्षक देव हैं। जी। गणेश जी को रखिए, विघ्नहर्ता हैं। इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि घर में लोग प्लास्टिक के पेड़-पौधे लगा लेते हैं और उसको भी वास्तु दोष से कंपेयर किया नहीं, जाता है। ये वास्तु कितना नहीं, ठीक वो है? डेकोरेटिव चीज़ है। हुँ, उसमें बहुत सी लगाया ऐसी जा सकता हाँ, है। लगाया जा सकता है। इसमें वो बहुत सी डेकोरेटिव चीज़ है। प्लास्टिक के अलावा तो जितने फर्नीचर हैं, डेकोरेटिव चीज़ें हैं ना। आर्ट लगाते हैं, ये लगाते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालाँकि वास्तु के अंदर में किसी भी चीज़ को निर्जीव नहीं माना गया है। सब चीज़ की अपनी-अपनी एनर्जी होती है। आप
उन जो प्लास्टिक के पेड़ पौधों को आप किस दिशा में लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है कि आपके घर के अंदर में एनर्जी कैसी आई। कई बार घर में कलह कलेश बहुत होता है, वास्तु के हिसाब से या वास्तुशास्त्र में इसका क्या कारण बताया गया है? मुख्य द्वार गलत होना, किचन और टॉयलेट का सही संयोजन नहीं होना। किचन टॉयलेट मंदिर का सही संयोजन नहीं होना, बेड की स्थिति जो सोने की स्थिति है वो यदि गलत तरीके से गलत तरफ में सर करके यदि सोते हैं तो वो फर्क पड़ता है उससे। ये 3-4 कारण है, मुख्य कारण तो यही है। पानी का स्थान यदि सही नहीं है, पानी और अग्नि का स्थान यदि सही नहीं है तो कलह कलेश हो ही जाते हैं। अच्छा, तो इसे करेक्ट करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्या कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं वास्तु में जो कि की जा सकती हैं? मेन तो देखिए, सही दिशा में पानी रख रख लेना चाहिए। जैसे कौन सी? नॉर्थ ईस्ट के अंदर में रखिए, नॉर्थ के अंदर में रखिए, ईस्ट के अंदर में रखिए, सही दिशा में पानी होना चाहिए। सही दिशा में अग्नि होनी चाहिए। किचन, साउथ ईस्ट में किचन है, साउथ ईस्ट में नहीं है तो आप नॉर्थ वेस्ट में रखिए। और यदि मान लीजिए कि आपके पास में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि भाई आपका मान लीजिए कि रिनोवेशन नहीं कर सकते या तो फ्लैट्स में जो रहते भी हैं आपका किचन, हाँ। दिशाएं तो होलोग्राफिक होती हैं, उसी किचन के अंदर में साउथ ईस्ट के अंदर में आप खाना बनाइए और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में पानी रखिए, किचन को साफ सुथरा रखिए, आटे का दिया कीजिए। किचन के साउथ के अंदर में आटे का दिया कीजिए, बहुत शुभ रहता है। जी। कई बार घर में लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। बार-बार किसी न किसी की सेहत जो है वो खराब होती है। इसका क्या कारण है? इसका जो मैंने मुख्य कारण देखा है ना, वो जो मेरी समझ में आया अब तक के अपने अनुभव के साथ, एक तो मुख्य द्वार गलत होने की वजह से, और दूसरी बात क्या होता है कि मेनली टॉयलेट यदि सही जगह पे नहीं हो, टॉयलेट और किचन यदि सही जगह पे नहीं होता है तो लोग बाग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। उन चीज़ों को तो किसी एक्सपर्ट को बुला के ही दिखवाना पड़ता है कि ये बहुत ज़्यादा, मैंने महसूस किया है अब तक के हुँ। इसकी। और कई बार घर में खर्चा किसी भी घर में शिफ्ट होते हैं और कहते हैं कि भाई खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या कई बार बर्डन सर पे आ जाता है, कर्ज़ चढ़ जाता है। इस तरीके की समस्याएँ किस कारण से होती हैं? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की वजह से, साउथ वेस्ट आपका यदि दिक्कत में है तो आपके घर में खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा। तो किसी अच्छे एक्सपर्ट को बुला के साउथ वेस्ट को ठीक कर लीजिए और सही दिशा में सर करके सोइए। घर को यदि आप साफ सुथरा रखेंगे तो आपके खर्च नेचुरली कम हो जाएंगे, राहु का दोष खत्म हो जाता है। आप देखेंगे बहुत बार घर बहुत सुंदर है लेकिन घर एकदम बिखरा हुआ है। हुँ। ये ये किस वजह से है? राहु का दोष लग जाता है बैठे बैठे। जैसे मान लीजिए हम अपनी सफाई, अपने रोजमर्रा की अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं तो हम रोज एनर्जी में रहते हैं ना, उसी तरीके से आपको घर को बहुत रोज एनर्जेटिक करना पड़ता है, तब दिशाओं का संतुलन सही बैठता है, उस घर के अंदर में सही रोशनी आती है, सही हवाएं आती हैं। आप यदि घर को गंदा रखेंगे, कई कई बार ऐसा होता है कि घर दिखने में बहुत अच्छा है लेकिन आप उनका कबर्ड खोलिए, एकदम हाँ, गंद मची हुई मेसी है, होता है, हाँ। मैसी होती है। किचन देखेंगे, बाहर से सब कुछ अच्छा है लेकिन सब कुछ एकदम अव्यवस्थित है। वास्तु का मेन सबसे पहला कारण यही है कि आप घर को व्यवस्थित रखिए। व्यवस्थित रखते ही राहु और शनि का दोष दूर हो जाएगा। ये इतनी सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात सिंपल सरल शब्दों में समझाएंगे, लोगों को लगता है ये क्या चीज़ है। इसी वजह से आप देखिए दिवाली के अंदर में घर की साफ सफाई का था कि घर को पूरा साफ सफाई कर दिया जाता था, चूने से घर को, उस जमाने के अंदर चूने से घर को पोता जाता था। चूने से जब घर की रंगाई पुताई होती थी तो चूने के अंदर में कैल्शियम होता था और घर की नेगेटिविटी को मारने के उसके अंदर में तत्व होते थे। तो चूने के घर में रहने वाला व्यक्ति, चूने की रंगाई पुताई के अंदर में घर में रहने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता था। अच्छा। फेंग शुई के ऊपर क्योंकि कई बार फेंग शुई और वास्तु को कंपेयर किया जाता है। क्या कॉन्सेप्ट है फेंग शुई का? देखिए फेंग शुई क्या है, इंडिया से गई हुई एक विद्या है। वो वहाँ के चाइनीज लोग अपने, उनको पहले उनको नहीं पता था कि भाई हम जो लोग गुजर जाते हैं, जो लोग मर जाते हैं, उनको हम उनकी क्रियाक्रम हम कैसे करें। तो फेंग शुई मूल ये है कि अपने पुरखों को जो, समझ लीजिए, दबाने की या जलाने की जो प्रक्रिया होती है, जो पुरखों की, जो जब मर जाता है कोई भी इंसान, जब मर जाता है उसके बाद की क्रिया को फेंग शुई कहा जाता है वहाँ पे। वो उसी के लिए है। फेंग शुई का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। ठीक है। छोटी छोटी बातें यदि मैं आपको बताऊंगा तो आप सरप्राइज हो जाएंगी कि इतना फेंग शुई के नाम पे इस देश को लूटा गया है कि बड़ा अफसोस होता है बगैर सोचे समझे। कि जैसे
लाफिंग बुद्धा सबसे ज्यादा जो प्रचलित है, मैं सिर्फ आपको एक चीज बताता हूँ, लाफिंग बुद्धा क्या है। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, वहां से लाफिंग बुद्धा एक आया। किसी को नहीं पता है कि लाफिंग बुद्धा क्या है। आप यदि गणेश जी और लाफिंग बुद्धा को यदि सामान्य रूप से देखेंगे, तो गणेश जी का सर हटा दिया गया और उसके ऊपर में उन्होंने, चाइनीज ने अपनी एक किसी भी राजा या कोई भी एक लगा दी और वो लाफिंग बुद्धा बन गया। आप यदि ध्यान से देखेंगे, यदि लाफिंग बुद्धा का सर हटा देंगे और उसके ऊपर में गणेश जी रखने, सेम वही है। उन्होंने सिर्फ अपने कल्चर को इंडिया में स्टेब्लिश करने के लिए काम किया। एक जमाने के अंदर में गणेश जी का सर उस जमाने में कटा था और उसके बाद में चाइनीज ने काट दिया और घर घर के अंदर में डाल दिया कि भाई आप लाफिंग बुद्धा रखिए, आपके घर के अंदर में बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी, बहुत अच्छा रहेगा। तो विंड चाइम्स का भी तो यही कॉन्सेप्ट है। विंड चाइम्स का क्या है मतलब, वो कि वो जो बजते हैं तो उससे पॉजिटिविटी हमारे घर आती के है। अंदर में घंटियां हैं, हम क्यों नहीं बजाएं उसको? हम विंड चाइम क्यों लेकर आए? आप मेरे को बताइए, जब हमारा देश इतना समृद्धशाली है, आध्यात्मिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से इतना समृद्धशाली है, और जो हमारे देश से कई गई हुई चीजें हैं उसको उन्होंने मेड इन चाइना कर दिया, हमको क्या जरूरत पड़ी उनका रखने का? उनके देश में वो सिक्के थे, आपको पता है, प्रचलित सिक्के धीरे धीरे करके बंद हो रहे हैं। उन्होंने क्या काम किया है कि अपने सिक्कों के अंदर में छेद किया, उसके अंदर में एक लाल रिबन बांधा, वो 2 5 10 रुपए के सिक्के होंगे मैक्सिमम। और इंडिया के अंदर, कारण कि वो लोग मार्केटिंग में अंदर में बहुत तेज होते हैं, फेंगशुई के नाम पे इमोशनल बेवकूफ बनाया, बोला आप अपने गेट पे लगाइए और आपके घर के अंदर में लक्ष्मी आ जाएगी। तो हम लोगों ने स्वास्तिक बनाना बंद कर दिया, ओम लिखना बंद कर दिया। स्वास्तिक अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत ही ऊर्जा का स्रोत है। और वो 2 रुपए 5 रुपए की जो रिबन में बंधा हुआ सिक्का था, वो इंडिया के अंदर में 1500 रुपए में बिका है। आप सोचिए क्या किया गया है। यहाँ पे गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती माना जाता है, उसी के आधार पे उन्होंने लाऊ फूक साऊ दे दिया। मतलब इतनी ज्यादा उन्होंने फेंगशुई के नाम पे, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि मैं तो एक अभी बुक भी लिख रहा हूँ जिसके अंदर में मैंने एक एक लाइन की भाई क्या डिफरेंसेस है। बच्चों के रूम पे उन्होंने कह दिया आप ड्रैगन लगा लीजिए। हाँ, तो आप सोचिए ड्रैगन क्या। है। एक कंसंट्रेशन रॉक आता है जो एक टावर की तरह होता है, और वो रखने से कहा जाता है कि फोकस बढ़ेगा, बच्चे इसके का कंसंट्रेशन इसके बढ़ेगा। अलावा उन्होंने ये बात भी कही है कि आप ड्रैगन रखिए बच्चों के रूम के अंदर में। आप सोचिए, सोता हुआ बच्चा यदि ड्रैगन को देख के सोएगा, उसका बाल सुलभ बच्चा ड्रैगन जैसी भयावह फोटो देख के करेगा। हमारे यहाँ पे बाल गोपाल की फोटो लगाई जाती है, कृष्ण की फोटो लगाई जाती है, गणेश जी की फोटो लगाई जाती है, जिससे उसका बौद्धिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, सकारात्मक सोच में जाता है। ड्रैगन को देख के कैसे सोचेगा? क्या सोचेगा? एकदम भयावह चित्र उसको देख के वो डरेगा कि क्या होगा। आप सहज रूप से सोचिए, आप एक ड्रैगन की फोटो देखते हुए सोइए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ड्रैगन की फोटो देखते हुए सोइए और एक कृष्ण भगवान की फोटो को देखकर सोइए। रात को सोते समय उसको देखिए। आप देखिए, 2 दिनों के अंदर में आप अंतर महसूस कर लेंगे कि सेकंड डे आपका कैसा रहता है। जो ड्रैगन को इस टाइप की चीजों को रखते हैं, बहुत आक्रामक हो जाते हैं। सर, क्योंकि शनि को, राहु को लेकर के हमारे समाज में या भारत जैसे देश में आजकल तो इतने स्कैम्स भी चल रहे हैं, बहुत डराया जाता है। अगर शनि की साढ़े साती है तो आपकी लाइफ में ये समस्याएं आ सकती हैं। राहु की महादशा चल रही है तो ये समस्याएं, कई सारे एडिक्शंस हो जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, शनि से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। विशेष तौर पे कलयुग में तो शनि से डरने की जरूरत ही नहीं है। शनि तो हमारा परम, वो न्याय करता है, वो हमारा परम मित्र हो सकता है। शनि आने की वजह से क्या होता है, जब प्लेनेटरी पोजीशन पे जब शनि ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो कई बार हम मति भ्रम का शिकार हो जाते हैं और डिसीजन सही नहीं लेते हैं। डिसीजन सही नहीं लेते हैं तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो कितनी अच्छी बातें हमारे पुरखों ने उस समय ही बता दी थी कि जब ऐसी दशाएं आए तो आप पीपल के पेड़ पे जाइए, सेवा कीजिए। पीपल के पेड़ के अंदर में 24 घंटा ऑक्सीजन रहता है, लगभग 24 घंटा ऑक्सीजन रहता है। जब आदमी पीपल के पेड़ पे जाके सेवा करेगा तो उसको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगा। पर सर नहीं, मैं इसके एक बात छोटी हाँ सी आपको जी, बात बता रहा हूँ, जी। भरपूर मात्रा में मिलेगा। और तो वो सही निर्णय ले लेगा, सारी चीजें सही होने लग जाएंगी। शनि से कोई दिक्कत नहीं है, साढ़े सती के नाम पे बिल्कुल बनाया जाता है। लेकिन इसका आपने कहा बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट है? प्लेनेटरी, हम सब ग्रहों से बंधे हुए हैं ना, हम सब ग्रहों से बंधे हुए हैं।
पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी मतलब पानी की प्यास कम लगने लग जाती है, जो मैंने अनुभव किया है। और बॉडी के अंदर में उस समय ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। अच्छा। ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। इस वजह से हमारे सारे के सारे निर्णय, आपके बॉडी के अंदर में यदि पानी की कमी है तो ऑक्सीजन की कमी हो ही जाएगी। जिनको शनि की 7.5 है वो पानी बहुत कम पीते हैं। अच्छा। जो मेरा अपना अनुभव है, मे बी मैं गलत सही मैं नहीं जानता, मैं इतने लोगों से देखा है मैंने। तो अब उपाय के नाम पे क्या होता है, आप उनको बड़े बड़े जब तक आप उपाय नहीं बताते हैं तब तक उनको लगता नहीं है कि उनकी कोई प्रॉब्लम सही तरीके से बताई गई। सिंपल सी बात है, आप पीपल के पेड़ की सेवा कीजिए और पानी खूब पीजिए। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। पानी खूब पीजिए, आप देखिए। राहु की महादशा में अक्सर कहा जाता है इंसान भ्रमित रहता है, इल्यूजन्स आती हैं। राहु या केतु, इसको किस तरीके से देखा देखिए, जाना चाहिए? दुनिया के अंदर में जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं ना, जितने भी बड़े बड़े काम हुए हैं, सब राहु ही करवाता है। ये डराने वाली बात है ना, इल्यूजन आ जाता है, ये आ जाता है, ये हो गया, वो कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस नाम पे जितना मतलब समझ लीजिए कि 90%, मैं ये बात यहाँ पे कोट करके जा रहा हूँ, 90% हमारी लाइन के अंदर में, हम जिस प्रोफेशन में हैं, डराने का काम सबसे ज्यादा किया गया। कोई भी ग्रह किसी के लिए खराब नहीं होता है। बस ये है कि आप कुछ, आपके लिए जितना, कई लोग बोलते हैं राहु खराब है, तो कईयों के लिए तो गुरु भी बहुत ज्यादा खराब है। कईयों के लिए शुक्र भी बहुत ज्यादा खराब है। वो किस किस प्लेस पे बैठा है, किस एंगल से आपकी तरफ में देख रहा है, उसको आप बैलेंस कर लीजिए। जी। उसको आप बैलेंस कर लीजिए, ठीक हो जाता है। राहु यदि मान लीजिए खराब है तो राहु आपको बढ़ाता भी तो बहुत ज्यादा है। केतु आपको एकदम शिखर तक पहुंचाता भी तो है। केतु आपको मोक्ष भी तो देता है। लेकिन यदि आप उस ग्रहों के साथ में, यदि मान लीजिए आप यहाँ पे स्टूडियो में बैठे हैं, मैं स्टूडियो में आके आपको यदि गाली दूंगा तो मेरा काम तो खराब ही होगा ना। ठीक है। सर, एक ख़ास तौर पे हम नए साल की बात तो कर ही रहे हैं 2026 की। आपने कहा 2026 जो है वो सूर्य का साल है। पहला तो हो गया सूर्य को जल देना, एक ये प्रैक्टिस हो गई। और क्या-क्या प्रैक्टिसेज़ सूर्य के साल को देखते हुए, क्योंकि जब से लास्ट ईयर मंगल का साल कहा जा रहा था, बहुत इस समय पर अग्नि तत्व जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, या सूर्य सूर्य का साल और मंगल की दशाएं चल रही हैं। अच्छा, लेकिन मंगल तो अस्त है इस साल में। अस्त होने से क्या होता है, वो अस्त और वो दोनों चीजें एक जैसी रहती हैं। हाँ, ये थोड़ी सी इसके अंदर में ना भ्रामक सी सिचुएशन है। ठीक है। तो क्या करना और क्या प्रैक्टिसेज़ ऐसी हैं जो कि सूर्य के साल में करनी चाहिए व्यक्ति को? बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बासी कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। यदि आपने आज कोई कपड़े पहने हैं तो कल वो धुल कर पहनने चाहिए। और बासी खाना मतलब ताज़ा खाना खाना चाहिए। सूर्य जिस समय आपके पूरे में इफेक्टिव होता है तो जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जंक फूड के अंदर में, अब देखिए, आप जो राहु की बात कर रही थी, तो जंक फूड के अंदर में राहु होता है। तो वो इफेक्टेड हो जाएगा, आपके सूर्य को कमजोर कर देगा। सूर्य जितना मजबूत होगा, आप उतनी ही प्रखर होंगी, उतना ही आपका तेज बनेगा, उतनी ही तेजस्वी बनेंगे आप लोग। हुँ। सर, 2026 को लेकर के प्रेडिक्शंस की हमने बात कर ली, अलग-अलग राशियों की बात कर ली। आपकी तरफ से कुछ ऐसे सजेशंस जिसको अपनी राशि नहीं पता, जिसको अपनी कुंडली नहीं पता, उनको क्या कर लेना चाहिए? कहा ना कि इस साल के अंदर में यदि गायों की भरपूर सेवा की जाए, उनको गुड़ खिलाया जाए और हरी घास दी जाए, या गायों को जिस तरह की उनको जो भी जरूरत है वो दें, तो जिसको अपनी कुंडली नहीं पता, जिसको अपनी राशि नहीं पता, वो 2 महीना ये करके देख ले। वो सब आप लोग को धन्यवाद देंगे। सिर्फ 2 महीने की बात बोला हूँ, 2 महीना भी छोड़ दीजिए, सिर्फ 1 महीने तक भी कर ले तो भी उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आप सबके साथ में जो देखने वाले लोग हैं, उन सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।